गुड डे स्टूडेंट्स। तो देखिए हम अपने प्रीवियस वीडियो का जो टॉपिक है सक्सेस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन आइटम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें लार्ज नंबर ऑफ लाइंस क्यों दिखाई देती है ना, उसका हमें रीज़न देखना है। तो देखिए क्या होता है, क्यों दिखाई देते हैं भाई, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक ही लाइन आनी चाहिए। कई सारी लाइंस क्यों आती हैं? देखिए हाइड्रोजन एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। जब हम हाइड्रोजन गैस लेंगे या हाइड्रोजन एलिमेंट लेंगे तो उसमें कई सारे एटम्स होंगे, एक एटम तो होगा नहीं, कई सारे एटम होंगे और डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो होता क्या है कि हर एक एटम डिफरेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगी। तो अब देखिए क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके N4 शेल में चला गया, कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके N3 में चला गया, कोई N2 में चला गया। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर वो जा सकते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, जब एब्जॉर्ब होकर के एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उसके बाद जब वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तब क्या होगा, जो भी एनर्जी रेडिएट होगी, जो भी लाइट रेडिएट होगी, जो भी एनर्जी रेडिएट होगी, वही स्पेक्ट्रल लाइंस बनाती है। तो अब देखिए N4 से वो N3 में आ सकता है, या N4 से वो N2 में आ सकता है, या N4 से वो N1 में आ सकता है। इसी तरह से ये N3 से N2 में या N3 से N1 में आ सकता है, N2 से N1 में आ सकता है। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जाते हैं। और जब वो क्या कहते हैं, एनर्जी को लूज करके, एनर्जी को रेडिएट करके जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रूट को फॉलो करते हैं। तो जिस जिस रूट को फॉलो करते हैं, हर एक रूट में अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी या डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होती है, और हर एक रूट जो है वो एक लाइन को क्या करेगा, शो करेगा स्पेक्ट्रोग्राफ में। तो इसीलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिखाई देंगी। कोई N4 से N3 की स्पेक्ट्रल लाइन होगी, कोई N4 से N2 की होगी, कोई N4 से N1 की होगी। इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको शो होंगी। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था बोर्ड में, तो वो भी क्या है, 2.9 × 10⁶ जूल Zm मीटर पर सेकेंड अपॉन n। Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स है, तो यह नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो ये भी देखिए, ये भी फॉर्मूला केवल वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर देखिए n और v में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, यानी नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा अगर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और चार्ज है, तो जिस नंबर ऑफ चार्ज जैसे जैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, वेलोसिटी वैसे वैसे कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो चार्ज हैं, यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक भी चार्ज नहीं है। तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज कम हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो इस तरह से बोहर एटॉमिक मॉडल की सक्सेस हमने पढ़ ली। फिर भी बोहर एटॉमिक मॉडल की सक्सेस हमने पढ़ ली। अब हमें देखना है, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पर एनर्जी में हम माइनस साइन लगाना भूल गए थे, तो आप इसको लगा लेंगे। यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव क्यों है, जब किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, जब इस किसी इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी निकालते हैं तो वो निगेटिव क्यों आती है। देखिए रेस्ट की स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट की स्टेट में है तो उसकी एनर्जी क्या है, ज़ीरो है, उसकी एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। तो अब देखिए क्या होगा, या हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, तो क्या होगी, उसकी एनर्जी ज़ीरो होगी, है ना। अब देखिए जैसे से वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। तो वो न्यूक्लियस को पास जब आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें क्या होगी, लगेगी। तो पहले एनर्जी उसकी ज़ीरो थी, अब अट्रैक्शन फोर्स की वजह से कुछ और एनर्जी हमें रिक्वायर्ड हो रही है। तो अब जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि पहले से ही हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अब अट्रैक्शन फोर्स को मेंटेन करने के लिए और एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव में होगी। और सबसे ज़्यादा मोस्ट निगेटिव वैल्यू जो होती है वो n=1 के लिए होती है। सबसे जो मोस्ट निगेटिव वैल्यू होगी वो n=1 के लिए होगी, और उसके बाद n=2 के लिए थोड़ा बढ़ जाएगी, n=3 के लिए थोड़ा और बढ़ जाएगी, और n=4 के लिए और बढ़ जाएगी।
तो n=1 जो है वो सबसे पास है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ज़्यादा निगेटिव वैल्यू जो है वो किसके लिए आ जाएगी, n=1 के लिए। हम इसको फिर से बता दे रहे हैं, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है जब न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होता है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता है, रेस्ट स्टेट में होगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पास आता जाएगा न्यूक्लियस के, है ना, तो उसको न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा, उसको बैलेंस करने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, तो एनर्जी पहले से है नहीं, अब बैलेंस करने के लिए और एनर्जी जो चाहेगी तो वो क्या हो जाएगा, पहले से ही नहीं है, और एनर्जी जो है वो निगेटिव एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी। क्यों, ये एनर्जी है नहीं और हमें एडिशनल कहीं से लेनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगी, निगेटिव एनर्जी। तो इसी वजह से यहाँ पर साइन क्या लग जाता है, निगेटिव। तो मोस्ट निगेटिव वैल्यू जो होती है वो किसके लिए होती है, n=1 फर्स्ट शेल के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही एप्लीकेबल था, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, He+ हो गया, Li+ हो गया, इन सब में एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी पर एप्लीकेबल नहीं था। दूसरी ड्रॉबैक क्या थी, वो जीमान और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जीमान इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को डिफाइन करता है, और जबकि स्टार्क इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को डिफाइन करेगा। तो ये ना ही जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया, ना ही स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया। दूसरा, जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, तो जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोप से उसको देखा तो देखा वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो कई सारी फाइन लाइंस का बैंड है, वो कई सारी फाइन लाइंस से मिलकर बना हुआ है, जिसको कहा गया फाइन स्पेक्ट्रम। तो जो है बोर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन के फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस तरह से बोहर एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस भी ख़त्म हो गए। अब अगर आप देखिए इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप अगर आप करना चाहेंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।